हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। देखिए, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी देखेंगे और स्टॉक्स कैटेगराइज़ करेंगे, तो एक अच्छी कैटेगरी जैसे आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट थीम। तो इन्वेस्टमेंट थीम क्या रहती है? तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थीम थी 2000 में, जबकि सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ कंपनीज़ आई थी इंडिया में से और उन्होंने बहुत ही शानदार एक्सपोर्ट मार्केट क्रिएट किया फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज़। और ये जो इन्वेस्टमेंट थीम थी दैट वाज़ लेबर आर्बिट्राज और कई सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स वहाँ से निकले। हाल ही में अगर देखेंगे तो कोरोना वायरस के टाइम पे एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट थीम थी फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे थे। देयर वाज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर फार्मा प्रोडक्ट्स, स्पेशली वैक्सीन्स। तो कई सारी ग्लोबल और डोमेस्टिक फार्मा कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। वायरस खत्म होने के बाद और जब लॉकडाउन खत्म हो गया तो ट्रैवल एक इन्वेस्टमेंट थीम बन गई थी। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक इन्वेस्टमेंट थीम बन गई थी। रियल एस्टेट, बिकॉज़ लोगों को चाहिए थे, अच्छे घर चाहिए थे कोविड के बाद में बिकॉज़ ऑफ वर्क फ्रॉम होम, तो ये भी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट थीम बन गई। आगे जाने से पहले एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज़ देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के और कई सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. दीपन मेहता Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. सब मार्केट बिग बॉयज में दीपन मेहता। अगर आप इन्वेस्टमेंट थीम एक अर्ली फेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो कई सारे विनर्स निकलेंगे वहां से। जैसे कि अगर आपको अनुमान होता कि गवर्नमेंट डिफेंस में फोकस करने वाला है, स्पेशली आत्मनिर्भर डिफेंस, तो जितने भी डिफेंस कंपनीज थे उसमें आप निवेश कर सकते थे एंड यू वुड हैव गॉट फैबुलस रिटर्न्स। तो आज जो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने जो पेश करने वाले हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट थीम हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी देश है विच आर इम्पोर्टिंग एनर्जी, यानी कि विच आर इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल या इम्पोर्टिंग गैस, अब उनका यही फोकस रहेगा कि हाउ डू वी मेक आवरसेल्व्स एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट या एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो एनर्जी सिक्योरिटी है, मेरे ख्याल से एक नया बजट बन जाएगा, एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीम बन सकती है। उसकी वजह ये है कि ये वॉर ने एक्सपोज कर दिया है कि पूरी दुनिया जो है इट इज़ फार टू डिपेंडेंट ऑन मिडल ईस्ट फॉर ऑयल एंड गैस। और वहाँ पर जो दो तीन बॉटलनेक्स है जिसकी वजह से ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन में कष्ट आती है, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन में दुविधा आती है, उसकी वजह से कभी भी जो क्रूड ऑयल आ रहा है या जो गैस आ रहा है, वहाँ से बंद हो सकता है। और अगर क्रूड ऑयल और गैस बंद हो जाता है, तो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, दैट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। आत्मनिर्भरता इन फ्यूल, सेल्फ सफिशिएंसी इन एनर्जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी बन सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा हमारा डिपेंडेंस है मिडल ईस्ट ऑयल पर। तो कई सारे स्टेप्स लिए जाएंगे जिसकी वजह से वी कैन प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी बाय हैविंग बेटर एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कौन से ऐसे प्रोग्राम्स, कौन से ऐसे प्लान पॉलिसीज गवर्नमेंट बना सकती है? बहुत सोच समझ के रिसर्च करने के बाद हमने 6 ऐसे डिस्टिंक्ट प्लान्स, डिस्टिंक्ट प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई किए जो कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है। और जब जब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी, इन प्लान्स की वजह से कुछ कंपनीज को बहुत फायदा हो सकता है। तो पहली जो प्लान है या पहला जो प्रोग्राम है इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई। अब क्या हो रहा है कि ज़्यादातर अपने सप्लाईज आ रहे हैं फ्रॉम मिडल ईस्ट। रशिया से आ रहा था, लेकिन अब रशिया के ऊपर रुकावट की वजह से वी आर नॉट एबल टू इम्पोर्ट रशियन ऑयल फ्रीली और बहुत ज़्यादा हमारा डिपेंडेंस था ऑन मिडल ईस्ट। तो पहला जो स्टेप गवर्नमेंट लेगी इज टू डाइवर्सिफाई द सप्लाई सोर्सेज। दे विल इम्पोर्ट फ्रॉम वेनेजुएला, यू विल ट्राई एंड इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया, इम्पोर्ट फ्रॉम अफ्रीका एंड सम ऑफ द अदर कंट्रीज जहाँ पर ये मिडल ईस्ट का जो प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, वो कम है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज है, दैट विल बी द प्राइम प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा कई सारे प्रोग्राम्स और कई सारे एनकरेजमेंट पॉलिसीज दिए जाएंगे फॉर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन। जी हाँ, एज अ कंट्री आई डोंट थिंक वी आर गिवन इनफ इनफ इम्पोर्टेंस टू एक्सप्लोर ऑयल एंड गैस लोकली। एक केजी गैस बेसिन था जो हमने लास्ट आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद ऐसी कोई भी बड़ी ऑयल की डिस्कवरी हुई नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट विल सर्टनली लुक एट डोमेस्ट इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो जो कंपनीज आर एंगेज इन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल फील्ड सर्विसेज, उन पर फोकस दे सकती है। और डेफिनेटली इंडिया में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम रिसर्च करेंगे, तो न्यू, आई वुड से न्यू ऑयल फील्ड्स, न्यू गैस फील्ड्स कैन बी डिस्कवर्ड। तो ये एक दूसरी पॉलिसी हो जाएगी, एक दूसरा प्लान हो जाएगा गवर्नमेंट का टू गेट सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑयल एंड अदर एनर्जी सोर्सेस। तीसरी बात ये है इलेक्ट्रिफिकेशन। देखिए, आज की तारीख में 25-30% जो फ्यूल है दैट इज पेट्रोल, 60% ऑफ द पेट्रोल इज कंज्यूम्ड बाय टू व्हीलर्स।
तो जो टू व्हीलर्स को अगर हम एनकरेजमेंट दे सकते हैं टू गो फॉर मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, तो सीधा-सीधा पेट्रोल का कंजम्पशन बच सकता है। तो ये भी एक प्लान है जो गवर्नमेंट डेफिनिटली इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि अगर इंडिया की जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है दैट गोज़ फ्रॉम पेट्रोल एंड डीज़ल इंटू इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारी जो इम्पोर्ट्स है फॉर क्रूड ऑयल दैट कैन सर्टेनली गो डाउन। ज़्यादातर जो डीज़ल जाता है दैट इज़ गोइंग इनटू ट्रक्स एंड लॉरीज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पर भी ज़रूर से नई टेक्नोलॉजीज़ आई है एंड गवर्नमेंट विल एनकरेज यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन इन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि सोलर पावर और विंड पावर आर बिकमिंग मोर एंड मोर मेनस्ट्रीम, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इज़ कमिंग फ्रॉम सोलर एंड कमिंग फ्रॉम विंड एनर्जी। एक ऐसा समय आ सकता है कि सोलर एंड विंड एनर्जी से ज़्यादातर एनर्जी आएगी, ज़्यादातर पावर आएगा एंड एज़ अ बैकअप यू मे यूज़ थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये जो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, विंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, इनको ज़रूर से और एनकरेजमेंट दिया जा सकता है एंड इंडिया कैन बिकम द लार्जेस्ट प्रोडक्शन बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस। इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज़, कई सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ टेस्टिंग फेज़ में है और कई सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आर जस्ट अबाउट गेटिंग इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन एज़ वेल। कौन-सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ है? कोल टू गैस, कोल गैसिफिकेशन एक नई टेक्नोलॉजी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। तो ये जो 2 टेक्नोलॉजीज़ है दे आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली और वहाँ पर इंडिया का एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। तो न्यू एनर्जी सोर्सेज़ पर भी गवर्नमेंट फोकस दे सकती है, जिसकी वजह से इन कंपनियों व्हिच आर एंगेज्ड इन न्यू एनर्जी उनको फ़ायदा हो सकता है, उनको एनकरेजमेंट मिल सकता है। चलिए, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट थीम है आत्मनिर्भरता इन एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी, इसको डिस्कशन को हम आगे लेके जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट कैन सर्टेनली फोकस ऑन इंक्रीजिंग ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये क्यूआर कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। तो 2 कंपनियाँ हैं व्हिच आर एंगेज्ड लार्जली इनटू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। वो है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। इसके अलावा रिलायंस है, या को बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ भी है, वेदांता भी है, व्हिच आर फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑयल फील्ड्स। तो ज़रूर से गवर्नमेंट एक ऐसी स्कीम बना सकती है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं फॉर मोर एंड मोर एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़। क्योंकि ये जो ऑयल फील्ड डेवलपमेंट होता है, बहुत ही लंबा समय लगता है इसके अंदर, 5-10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं तो शुरुआत हमें करनी पड़ती है और अगर हम नए लाइसेंसेस देते हैं, हम अगर ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ पर अगर फ़ोकस देते हैं, तो डेफ़िनिटली 5 या 10 साल में वी कैन सब्स्टिट्यूट अ लॉट ऑफ द इम्पोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो हमारी जो 2 कंपनियाँ हैं ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, ज़रूर से इन 2 कंपनियों को हमें फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि दे में बिकम द व्हीकल फॉर इंक्रीजिंग डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। दे में बिकम द इम्पोर्टेंट ऑर्गनाइजेशंस व्हिच कैन अंडरटेक एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी। अगर हम देखेंगे, तो ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर है। ओएनजीसी जिसका दाम करीब 285 है, 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऑयल इंडिया जिसका दाम अबाउट 475 है, इसका 77,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोनों के वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं। ओएनजीसी इज़ गोइंग एट 9.42 टाइम्स एंड ऑयल इंडिया इज़ गोइंग एट 13.3 टाइम्स। लो वैल्यूएशन की वजह ये है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहता है इन द प्राइसिंग। उनके लिए फ्री प्राइसिंग मॉडल एक आसान चीज़ नहीं है। फ्रॉम टाइम टू टाइम द गवर्नमेंट कैप्स द मैक्सिमम रियलाइज़ेशन, और अगर ज़्यादा रियलाइज़ेशन आ जाता है, तो दे आर आल्सो पुटिंग विंडफॉल टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से मोर फ्री प्राइसिंग, मोर इंडिपेंडेंस इज़ गिवन टू ओएनजीसी एंड ऑल इंडिया, तो ज़रूर से ये स्टॉक्स री-रेट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एज़ अ इन्वेस्टर आप इन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं, एक रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इन कंपनीज़ की डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही बढ़िया है। और ओएनजीसी स्पेशली, इट इज़ ट्रेडिंग बिलो इट्स बुक वैल्यू, इट इज़ ट्रेडिंग एट 0.97 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। ओनली प्रॉब्लम इन ओएनजीसी इज़ इट्स नॉट बीन एबल टू इंक्रीज़ इट्स प्रोडक्शन। अगर ये जो स्टैग्नेंसी एंड स्लाइट डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, अगर ये रिवर्स हो जाती है बिकॉज़ ऑफ बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्जिस्टिंग ऑयल फील्ड्स, या कुछ नए ऑयल फील्ड्स, नए गैस फील्ड डिस्कवर होके प्रोडक्शन फेज़ में आ जाते हैं, तो आई एम श्योर दिस स्टॉक कैन सर्टेनली गेट री-रेटेड ऑन द अपवर्ड साइड। एंड ये चीज़ें ऑयल इंडिया के लिए भी सही है कि अगर यहाँ पर भी हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कुछ नए ऑयल फील्ड्स, गैस फील्ड्स ऑन स्ट्रीम आ सकते हैं, तो इनकी रेवेन्यूज़ बढ़ सकती है। तो एज़ व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सिक्योरिटी, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पर गवर्नमेंट शायद रिन्यूड फोकस देगा,
उनको बहुत सारे एनकरेजमेंट दे सकता है। इट कैन क्लियर अ लॉट ऑफ देयर प्लान्स फॉर एक्सपेंशन एंड फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑयल फील्ड्स, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में ज़रूर से एक्शन इंप्रूव हो सकता है। अगर हम देखेंगे कुछ खास हाइलाइट्स, तो दिसंबर क्वार्टर में ओएनजीसी के नेट प्रॉफिट्स वर अप 16.4%, ऑयल इंडिया के नेट प्रॉफिट्स अराउंड 10.7%। लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन सिचुएशन देखा है हमने कि कमोडिटी कंपनीज में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है इन दी अर्निंग्स। ओएनजीसी बहुत ही बड़ी कंपनी है, 6.5 लाख करोड़ की इसकी रेवेन्यू है एंड 38,000 करोड़ के इसके ट्रेडिंग 12 मंथ प्रॉफिट्स है। पिछले 3 साल के अर्निंग्स ग्रोथ वर वेरी इंप्रेसिव फॉर ओएनजीसी एट 19.4% एंड फॉर ऑयल इंडिया इट वाज 5.96%, जो कि काफ़ी लो थी। लेकिन दोनों कंपनी ने पिछले 5 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए। ओएनजीसी एट 22.20% कंपाउंड एंड ऑयल इंडिया एट 41.90% कंपाउंड। अगर इंडिया अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, तो जो ऑयल फील्ड सर्विसेज कंपनीज है, इन पर भी हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अगर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली है, तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं विच आर प्रोवाइडिंग वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू द ऑयल इंडस्ट्री, इनके भी प्रॉस्पेक्ट ज़रूर से इंप्रूव हो सकते हैं। तो इनमें 3 कंपनियां ध्यान में आती है। एक तो है डीप इंडस्ट्रीज़, दूसरी है एंटेलो पर्सिलन एनर्जी, तीसरी है एशियन एनर्जी। ये जो तीनों कंपनी है, दे आर प्रोवाइडिंग वेरी नीश सर्विसेज टू द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। तो पहली कंपनी है डीप इंडस्ट्रीज। ये भी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर गैस ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इसलिए मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आप जरूर से इनके वेबसाइट पे जाके समझिए कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या करती है। बट ब्रॉडली इनका मेन काम यही है, इट प्रोवाइड्स इक्विपमेंट जहाँ पर गैस को वो लोग ड्राई करते हैं, उनकी जो मॉइस्चर है वो निकाल देते हैं, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बिकम्स ईजियर। जो भी बड़ी ऑयल कंपनीज़ है, इनके कस्टमर्स है। इसके अलावा उन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही सिक कंपनी, यानी कि एक बैंकरप्ट कंपनी को एक्वायर की थी, जिसका नाम था डॉल्फिन ऑफशोर। एंड डॉल्फिन ऑफशोर इज़ प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ मरीन सर्विसेज टू ऑयल फील्ड्स व्हिच आर देयर इन द डीप सी। तो ये जो पूरी कंपनी है, इट इज़ अ ग्रेट प्ले ऑन राइजिंग डोमेस्टिक ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन। उन्होंने खुद ऐसे कुछ फील्ड्स भी लिए हैं, जहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट है विद ओएनजीसी to improve the productivity and to increase the output of gas from those gas fields। तो ये एक नई एक्टिविटी बन जाती है इस कंपनी के लिए। उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है, करीब 3-4 साल की आसानी से अर्निंग विजिबिलिटी है, और आज की तारीख में इसका वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, जैसे कि आप देख सकते हैं एट अबाउट 10.10 टाइम्स लास्ट क्वार्टर अर्निंग्स, या अगर ट्रेलिंग 12 मंथ देखेंगे तो अबाउट 11.9 टाइम्स और सो। बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं दिसंबर क्वार्टर के, जहाँ पर सेल्स बढ़ा था 43.1% एंड रेवेन्यूज हुआ 56.1%। पिछले 3 साल के अर्निंग्स ग्रोथ वाज 43.7%, और पिछले 3 साल की जो रिटर्न्स है, स्टॉक प्राइस रिटर्न इज 47.5 टाइम्स, यानी कि काफ़ी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड था इस कंपनी का। और मेरे ख्याल से आगे चलते भी इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहने चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ज़रूर से आप इस कंपनी को स्टडी कीजिए। जैसे मैंने कहा, अगर डिफेंस, रेलवेज, पीएसयू बैंक्स के बाद में अगर गवर्नमेंट इंकरेजमेंट देती है, ऑयल एंड गैस सेक्टर बिकम्स अ फोकस एरिया, तो ज़रूर से इस कंपनी को फ़ायदा होगा। हमारी दूसरी कंपनी है विच इज़ रिलेटेड टू ऑयल फील्ड सर्विसेज, इज़ एंटेलो सेलन एनर्जी। एक्चुअली ये जो कंपनी है, इट इज़ एक्टिवली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गैस एंड ऑयल, यानी कि जो छोटे-छोटे गैस फील्ड, ऑयल फील्ड होते हैं, दे टेक इट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, और वहाँ से जो भी फ़ायदा होता है, दे आर पेइंग द लाइसेंसेस और दे आर पेइंग द शेयर टू द एक्चुअल ओरिजिनल लाइसेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस और ऑयल फील्ड, और फिर प्रॉफिट शेयरिंग के बाद जो प्रॉफिट्स उनके आते हैं, दैट इज व्हाट इज एट्रिब्यूटेड टू द कंपनी। हमारी तीसरी कंपनी है एशियन एनर्जी सर्विसेज, और ये जो कंपनी है, इट प्रोवाइड्स सिस्मिक सर्वे फॉर डिस्कवरिंग न्यू ऑयल फील्ड्स। यानी कि आप जो ऑयल में ड्रिल करने, जो भी जगह है, जो ऑयल फील्ड है, उसमें ड्रिल करने से पहले अगर आपको एनालाइज करना है कि यहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना है या नहीं, तो उसके पहले कई सारे एक्सप्लोरेटरी सर्विसेज किए जाते हैं, कई सारी एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज की जाती है, स्पेशली द सिस्मिक सर्वे ऑफ द पर्टिकुलर प्लॉट। अगर वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो ही फिर जाके हम वहाँ पर ड्रिलिंग करते हैं, ताकि ऑयल कैन बी फाउंड एट दिस प्लेसेस। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन ड्रिलिंग फॉर ऑयल वेयर देयर इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग एनी ऑयल अनलेस द प्रॉपर सर्वे हैज बीन डन। और एशियन एनर्जी जो है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन प्रोवाइडिंग प्री ड्रिलिंग सर्विसेज, यानी कि ड्रिल करने से पहले अगर आपको जो ज्योग्राफिकल, जो उसके जो खास प्रॉपर्टीज, अगर आपको उसको स्टडी करना है, विच इज नोन एज सिस्मिक सर्वेज, तो जो सिस्मिक सर्वेज रहती है, ये कंपनी इस सर्विसेज को प्रोवाइड करती है टू लार्ज कस्टमर्स, पर्टिकुलरली लाइक ओएनजीसी है या वेदांता है, विच आर एक्चुअली एंगेज इन एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस। इसके अलावा ये जो कंपनी है, इट हैज़ नाउ स्टार्टेड टू टेक अप इट्स ओन ड्रिलिंग एक्टिविटी, और उनके पास ऐसे कुछ खास कॉन्ट्रैक्ट्स है
which are now actually producing oil and gas. एक तो इसका वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है एट अबाउट 22.9 टाइम्स और सो। दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े बहुत ही बढ़िया थे। रेवेन्यूज़ वेंट अप बाय 157% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज़ अप बाय 112% और सो। खास बात ये है कि इसके पिछले 3 साल के जो अर्निंग्स ग्रे दे वर प्रीटी स्टैग्नेंट एट -2.60%, लेकिन 3 साल के रिटर्न्स वर वेरी इंप्रेसिव एट 29.3%। ये जो कंपनी है इसका स्टॉक प्राइस है 239 और मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 1000 करोड़ है। तो ज़रूर से इस कंपनी को आप ट्रैक कीजिए, एक रिकमेंडेशन नहीं है। जहाँ पर इंडिया की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी धीरे-धीरे बढ़ेगी, दिस कंपनी कैन सर्टेनली गेट मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट्स। वैसे भी इनकी ऑर्डर पोजीशन बहुत ही शानदार है, 2-3 साल की अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से है और उनकी जो सब्सिडी कंपनीज़ है, दे आर एंगेज्ड एक्चुअली इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। अगला जो प्लान गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है, दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई। अब क्या हो रहा है कि ज़्यादातर हमारे ऑयल और गैस इज़ कमिंग फ्रॉम द मिडल ईस्ट, लेकिन ऑयल एंड गैस कैन बी फाउंड फ्रॉम एल्सवेयर ऑल्सो, जैसे कि अफ्रीका है या फिर साउथ अमेरिका है, वेनेजुएला है वहाँ पर, और यूएस से भी ऑयल आ सकता है, गैस आ सकती है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सब इन्वेस्टमेंट थीम बन सकती है और यहाँ पर जो है 3 कंपनियाँ वुड बी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी। ये जो 3 कंपनियाँ हैं, दे आर एंगेज्ड इन एक्चुअली इंपोर्ट ऑफ एलपीजी एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जी हाँ, गैस की जो शॉर्टेज हम देख रहे हैं, दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन नॉट ओनली डोमेस्टिकली बट जो हमारी इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको भी अगर हम एक्सपैंड करते हैं, देन वी कैन इंपोर्ट मोर एंड मोर गैस इनटू द कंट्री। और यहाँ पर भी अगर हम ये जो कंपनियां हैं व्हिच आर एंगेज इन एक्चुअली सोर्सिंग ऑफ गैस, दे कैन आल्सो बी बेनिफिटिंग अगर गवर्नमेंट इनको एनकरेजमेंट देती है टू लुक फॉर गैस फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन द मिडल ईस्ट। 3 कंपनियां ध्यान में आती है, एक तो है एजिस वोपैक टर्मिनल्स, दूसरी है एजिस लॉजिस्टिक्स और तीसरी है पेट्रोनेट एलएनजी। इनमें से जो एजिस ग्रुप है, एजिस वोपैक और एजिस लॉजिस्टिक्स, दोनों कंपनी का बिजनेस काफ़ी सिमिलर है। दे आर हैविंग एलपीजी टर्मिनल्स जहाँ पर एलपीजी इंपोर्ट करके दे कैन इधर ट्रांसपोर्ट इट थ्रू द पाइपलाइन और ऑन ट्रक्स, और दूसरी बात उनके पास लिक्विड स्टोरेज फैसिलिटीज़ है एट ऑल द की पोर्ट्स। दोनों कंपनियाँ जो है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है और स्पेशली जो एजिस वोपैक है, जो उनका जो वोपैक यानी कि जो उनकी फॉरेन पार्टनर है एजिस कंपनी की, दे आर रियली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन एलपीजी ट्रेडिंग और उनके जो एलपीजी टर्मिनल्स है दे आर ऑल ओवर द कंट्री और उनका काफ़ी अच्छा डोमेन नॉलेज है व्हेन इट कम्स टू इंपोर्टिंग ऑफ एलपीजी एंड ऑपरेटिंग एलपीजी टर्मिनल्स। इसीलिए एजिस ने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है और कई सारे उनके एलपीजी टर्मिनल्स और लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू दिस कंपनी। एजिस लॉजिस्टिक्स जो भी है एंगेज इन द सेम बिजनेस, उनके पास भी कई सारे एलपीजी टर्मिनल्स है और कई सारे लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल्स भी है और यहाँ पर भी कंपनी जो है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा अपनी स्टोरेज कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ा रही है। और ये जो एजिस ग्रुप है दैट इज बैंग इन द मिडल ऑफ दिस होल एलपीजी इंपोर्ट बिजनेस, एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन गया है इस कंपनी के लिए। अर्लियर दिस ग्रुप वाज एंगेज्ड ओनली इन लिक्विड स्टोरेज, लेकिन लेटली पिछले 5-10 साल में दे हैव सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड their LPG storage capacity and their LPG import infrastructure। दोनों के फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। एजिस वोपैक जो है उसकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल 87.6 टाइम्स, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 18,000 करोड़ है एट द करंट प्राइस ऑफ 162। एजिस लॉजिस्टिक्स की मार्केट कैप करीब सेम है एट इक्विटी 21,000 करोड़ और करंट प्राइस है 599 का और पी मल्टीपल है 27.3 टाइम्स। ये जो कंपनियां हैं इनकी 3 साल की ग्रोथ रेट्स बहुत ही बढ़िया थी एट 27.2% एंड 22.8% फॉर एजिस लॉजिस्टिक्स और उनकी जो आरओई है वो थोड़ी कम है, स्पेशली एजिस वोपैक इज जस्ट 7.34%, एजिस लॉजिस्टिक्स 15.50%। और खास बात यह है फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई दीज स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 40%। एजिस वोपैक जो है वो 46% डाउन है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई एंड एजिस लॉजिस्टिक्स इज डाउन 42.3% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। एजिस लॉजिस्टिक्स बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं, 19.7% कंपाउंड रिटर्न्स फॉर द लास्ट 10 इयर्स और सो। तो अगर हम ऑयल और गैस की बात कर रहे हैं तो एजिस लॉजिस्टिक्स एंड एजिस वोपैक आर टू very key strategically important companies which are actually importing LPG। तो कि जो जो हमारे गैस सिलेंडर्स आते हैं, the LPG is imported from to the terminals which is operated by these two companies। यही सब सेगमेंट में एक आखिरी कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी, जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल्स है उनके पास में जो ऑपरेट करती है। तो इनका मेन बिजनेस क्या होता है कि जो गैस आता है कम्स इन लिक्विड फॉर्म, इनके टर्मिनल्स पे आता है, देन द गैस गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम liquid form to natural gas। The natural gas is then transported through the pipeline all over the country। फर्टिलाइजर प्लांट्स में जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, पावर प्लांट्स में जाते हैं नेचुरल गैस। तो ये भी जो कंपनी है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले
इन सिक्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द कंपनी। लेकिन इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा आई वुड से स्टैग्नेंट है। अगर हम देखेंगे पिछले 3 साल में इसकी अर्निंग्स ग्रोथ केवल 4.68% थी, लेकिन रिटर्न रेशियो अच्छा है 22.80 टाइम्स एंड इट इज़ 35% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है 10.2 टाइम्स और सो एंड करंट प्राइस इज़ 248 वर्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 37,268 करोड़। तो ये जो कंपनी है इसके पास काफ़ी स्पेयर कैपेसिटी है फॉर इंपोर्टिंग ऑफ एलएनजी एंड कन्वर्टिंग एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस इनटू एक्चुअल नेचुरल गैस। और अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि नेचुरल गैस की स्टोरेज बढ़ानी है एंड यू वांट टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व फॉर नेचुरल गैस, तो वॉर समाप्त होने के बाद सर्टेनली वी विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ एलएनजी। तो इनके जो एलएनजी टर्मिनल्स है वहाँ पर प्रोडक्शन और भी बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूर से इस कंपनी पर आप फोकस कीजिए। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ज़रूर से एक स्टॉक आइडिया बन सकता है। कुछ खास डेवलपमेंट इसमें ज़रूर से आ सकती है। तो ये था हमारा पहला पार्ट ऑन ऑयल सिक्योरिटी, ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। अब हमारे दूसरे पार्ट में वी विल डिस्कस सम ऑफ द अदर स्टेप्स व्हिच द गवर्नमेंट कैन टेक इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडिया। व्हाट आर दोज़ स्टेप्स? फर्स्ट इज इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्पेशली टू व्हीलर्स। वहाँ पर ज़रूर से एनकरेजमेंट दे सकती है। और हमारे दूसरे पार्ट में कौन सी कंपनियाँ इसका इसका इनको फ़ायदा हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड लीडर इन सोलर एंड विंड एनर्जी। तो कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको फायदा हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग इन एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ये नई टेक्नोलॉजीज है। कौन सी ऐसी कंपनीज है विच आर एंगेज इन कोल गैसिफिकेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, वो भी हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। कैसा लगा आपको ये हमारा पहला पार्ट? अगर आपको आपके कमेंट्स अच्छे आए, अगर आपको ये जो हमारा वीडियो है पसंद आया, तो बहुत ही जल्द हम पार्ट 2 भी आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें और ऐसे कौन-सी कंपनियाँ हैं व्हिच कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस होल इन्वेस्टमेंट थीम व्हिच इज़ कॉल्ड एनर्जी सिक्योरिटी। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a registered research analyst. Registration number INA00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.